नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन अगर आपका ठीक है तो सब कुछ बेहतर है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन बदलती दुनिया में जो ये मन है सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इसी वजह से सरकार अब ज्यादा गंभीर हो गई है। एक मेंटल हेल्थ का नेशनल सर्वे जो काफी लंबे वक्त से डिले था, उसे अब लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो रही है। जी हाँ, मेंटल हेल्थ पर अब सरकार गंभीर होती नजर आ रही है। 9 साल बाद देश में राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ सर्वे की दोबारा शुरुआत हो रही है। कोविड के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत में मानसिक स्वास्थ्य की जमीनी हकीकत को बड़े स्तर पर परखा जाएगा। इस सर्वे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे पार्ट 2 है, इसमें पहली बार टीनेजर्स को शामिल किया गया है। यानी कि वो लोग जो 13 से 17 साल के उम्र के हैं, यानी 13 से 17 साल के टीनेजर्स बच्चे पर फोकस रहेगा, ताकि उम्र में जो कम उम्र में बढ़ती मानसिक परेशानियां हैं उनका आकलन सही तरीके से हो सके। अब तक ये सर्वे सिर्फ 12 राज्यों तक सीमित था, लेकिन दूसरे चरण में पूरा भारत इसके दायरे में आएगा। यानी शहर से लेकर गांव तक हर एज ग्रुप की मानसिक सेहत की तस्वीर बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आंकड़े पहले ही चिंता बढ़ा चुके हैं। जब ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे पहली बार हुआ था, यानी इसके पहले जब हुआ था, तब ये आंकड़े सामने आए थे कि भारत में हर 7 में से एक एडल्ट किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। शहरों में ये खतरा उस रिपोर्ट में, उस सर्वे में गांवों से ज्यादा बताया गया था और कहा गया था कि जो शहरों में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो गांवों से करीब 2 गुने हैं। सरकार इस सर्वे के जरिए सिर्फ बीमारियों का आकलन नहीं करेगी, बल्कि मेंटल हेल्थ सुविधाओं की मैपिंग की जाएगी। कहां इलाज की कमी है, एक्सपर्ट्स का जो स्तर है वो ग्रामीण इलाके हों चाहे दूर दराज के इलाके, वहां किस तरह का है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और वंचित वर्ग, अलग अलग तरीके से उन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही किसी तरह की जो आपदा आती है, क्राइसिस होता है, तनाव, स्ट्रेस, या कोविड के बाद जो माहौल बदला है, या जो सोशल प्रेशर है, उसका आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा है, इसकी भी गहराई से जांच की जाएगी। सरकार ये चाहती है कि ये सर्वे आगे चलकर मेंटल हेल्थ पॉलिसी और बजट फैसलों का एक आधार बन सके। यानी इलाज, संसाधन और योजनाएं अब आंकड़ों और इस सर्वे के आधार पर तय होंगी। तो एक विस्तृत सर्वे है और इसीलिए आज हमने एक खास चर्चा भी रखी है और मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर नेहा मेहता, जो कि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, थैंक यू सो मच डॉक्टर आकांक्षा। और हमारे साथ डॉक्टर समीर कालानी हैं, जाने माने साइकेट्रिस्ट फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर समीर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत नेहा मैं आपसे करना चाहूंगा। मेंटल हेल्थ, और हमें ये स्वीकार करने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए कि शायद आफ्टर कोविड जो है वो मेंटल हेल्थ जो समस्याएं हैं वो ज्यादा बढ़ी हैं और इस स्तर पे बढ़ी हैं कि शायद लोग समझ भी पा रहे हैं कि वो किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजर तो रहे हैं, लेकिन उसे एड्रेस कैसे किया जाए, इसकी बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। हमें ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा, कि अगर कोई व्यक्ति हमें नजर भी आ रहा है खासतौर पे मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझता हुआ, तो जो व्यक्ति उस रीच आउट कर रहा है उससे करना क्या चाहिए, उसको किस तरह का अप्रोच अपनाना चाहिए, क्योंकि हम समझाने में बहुत व्यस्त हो जाते हैं।
बहुत बहुत अहम सवाल पूछा आपने और मैं आपको ये जो कोविड के बाद जब अब सर्वे की बात हो रही है, तो ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि पहले हम ना बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। जब कोविड का वक़्त आया, हमें थोड़ा वक़्त मिला खुद के साथ, परिवार के साथ, खुद को समझने का, खुद को वक़्त देने का, लोगों ने नई हॉबीज़ डाली, लोग समझे। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग अपनी बेसिक सुविधाओं से पीछे हो गए, बच्चों की स्कूलिंग बहुत ज़्यादा हिल गई। इसलिए अब टीनेजर्स को भी इंक्लूड करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि हम दोबारा से हर छोटे-छोटे इलाकों पर पहुँच के ये सर्वे कर रहे हैं। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें अगर कोई ऐसा मिलता है तो रीच आउट कैसे करें? बहुत से लोग हेल्प तो करना चाहते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो उसको बता दिया ये भी कर ले, तू रो मत, तू मंदिर जाया कर, तू योगा कर, तू ये मत किया कर। बहुत बार हम उसे ना वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते कि वो आपको ट्रस्ट करके अपने मन की बात बोल पाए। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज़ आप उसे वो खुला एनवायरनमेंट दें जहाँ उसे ये लगे कि मुझे जज नहीं किया जाएगा। मुझे सुन के मेरे बारे में 10 लोगों को कहा नहीं जाएगा और मेरे प्रति राय नहीं बनाई जाएगी। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट देने से आदमी अपने मन की बातें शेयर कर पाता है और उस पे सुनने लायक या उसको समझने लायक स्टेप्स भी ले पाता है। एंड इसलिए हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या थेरेपीज आर नॉट एडवाइसेस, दे आर सेफ स्पेस टू शेयर। बात आपने कही और शायद हमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर आकांक्षा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक वेलकम मूव तो है और इस पूरे सर्वे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि ये कहीं ना कहीं इंफ्रा पे भी फोकस कर रहा है कि हमारे पास जो इको सिस्टम है वो कितना बेहतर है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में, इसकी भी जांच की जाएगी। उसकी बड़ी आवश्यकता है क्योंकि ठीक है, हम हमारे पास आंकड़े आएंगे, हमें पता चलेगा कि गांव में क्या प्रतिशत है, शहरों में क्या प्रतिशत है, दूर दराज के इलाकों में क्या प्रतिशत है, लेकिन उसको कैटर करने के लिए हमारा इंफ्रा कितना बेहतर है, इसकी भी जांच बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जब तक हमारे पास आंकड़े आएंगे नहीं, तब तक हमारी आम जनता तक ये बात पहुंचेगी नहीं कि भाई मानसिक स्वास्थ्य भी आज की जरूरत है और इनफैक्ट प्राथमिक जरूरत है। और जो आपने कहा मानवीय आपदा, जो आप अभी मैंने सुना, वो अब मेडिकल करिकुलम में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बना है। अब हम बच्चों को जागरूक तौर पे, भाई पैंडेमिक में आपको क्या करना है, क्योंकि आप और हम दोनों एक पैंडेमिक से गुजरे हैं, कोविड-19। और उस वक्त हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ मेजर क्राइसिस क्या होता है, किस तरीके से आदमी आदमी से कटने की, जैसे या सोशल अप्रोच, या जैसा मैम ने अभी कहा कि कोई बात करने को है ही नहीं, देयर इज नो सेफ स्पेस। और सबसे सराहनीय कदम इस आंकड़ों के आकलन का ये है कि अब हम टीनेज पे जोर दे रहे हैं। पहले या अभी भी लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ मतलब अरे जरूर इनको ना कोई आर्थिक समस्या होगी, या जैसे कई बार पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, हम पूछते हैं 17 साल की बच्ची है या 15 साल की बच्ची है, तो माता पिता का सीधे अरे ये तो खाने खेलने की उम्र है, इनको क्या चिंता। तो अभी तक हम लोग टीनेजर्स में पहुंच नहीं पाए थे। हालांकि अब मरीज बहुत आ रहे हैं। हम आपको बताया अपनी ओपीडी में 7 साल से लेकर 17 साल तक के मरीज, अगर मैं इस एज ग्रुप की बात करूं, तो ये मेरी ओपीडी का आप आश्चर्य करेंगे शायद कि 20% बनाता है। तो ये जो टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ये जो आंकड़े सरकार अब ढूंढ रही है, तो इससे हमें इस लेवल पे जाके प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, बचाव, उसके स्टेप्स की तरफ कदम बढ़ाने में बहुत सहायता हो। बिल्कुल। और शायद जिस तरह से एग्जाम्पल दिया आकांक्षा जी ने कि मतलब जनरल ओपीडी जो रोजमर्रा वो मरीज देख रही हैं, उसमें आप हैरान हैं कि 7 से लेके 17 साल तक के एज ग्रुप के मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। अच्छी चीज़ ये है, मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी लूँगा कि पहले इस तरह के मामले रिपोर्ट कम होते थे या वो डॉक्टर्स तक पहुंचते नहीं थे, तो एटलीस्ट इस स्टेज पे तो हम आए हैं कि लोग एड्रेस कर रहे हैं, लोग कम से कम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच तो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा साइन है, कम से कम इसकी सराहना होनी चाहिए। डॉक्टर समीर, पिछले दिनों में कुछ आधा दर्जन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में किसी विशेष कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट से मुखातिब हुआ, उनसे बातचीत की मैंने। और मैं 3-4 प्राइम इंस्टीट्यूट्स
में इस बात से हैरान था कि उन्होंने अपने वहाँ पे बाकायदा काउंसलर रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात ये थी कि अगर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल संस्थाएं अगर वो काउंसलर रख रहे हैं, यानी कि टीचरों से भी अब चीजें संभल नहीं रही हैं। मतलब इसका एक पहलू हमें ये देखना होगा कि आमतौर पे हम मानते हैं टीचर एक गाइड है, वो शायद सबसे पहले तो ये जो स्थितियां आई हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं कि अगर इंस्टीट्यूट्स भी हेल्पलेस हो जा रहे हैं? मतलब टीचर तो मार्गदर्शक है, वो तो शेप करने का काम ही है उसका, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स में उन्हें काउंसलर रखने पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पे या एक बार आप स्कूल के और अपने घर के दायरे से बाहर निकल जाते हैं, तो जब आप समाज में जी रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी समस्या आएंगी जो अब आपको खुद से जूझनी है, खुद से आपने उस चीज पर लड़ना है। और टीचर्स यूनिवर्सिटी के लेवल पे ये रियलाइज करने लगे हैं ओवर टाइम, एंड आपको तो मीडिया के माध्यम से ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि कितनी यूनिवर्सिटीज में सुसाइड के रेट हाई है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि टीचर्स क्या या यूनिवर्सिटी क्या इस चीज को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। एटलीस्ट वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको मानसिक रोग ना कहूं मैं, अगर मानसिक समस्याओं के बारे में बात करनी है और मानसिक सेहत रखनी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की, अगर हमें देश को प्रगति की ओर ले जाना है, 2047 में पूरा सक्षम बनना है, विकसित भारत बनना है, तो हमें विकसित फोर्स चाहिए। और वो विकसित फोर्स आज कॉलेज में बैठी है, यूनिवर्सिटी में बैठी है, स्कूलों में बैठी है। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे काम करना है, उनकी मानसिक सेहत पे काम करना है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो काउंसलर्स हैं वो साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं, वो चिकित्सक नहीं हैं, वो काउंसलर्स हैं। वो मानसिक सेहत में वेलनेस पे काम करना चाहिए उनको। स्क्रीनिंग तो होती ही है, जैसे अब ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है, ये एक स्क्रीनिंग टूल जरूर है, ये आंकड़े जरूर बताएगा, पर ये हमें ये भी बता रहा है कि कहाँ कमियां रह रही हैं, सिस्टम में क्या इजाफा करना है। एक परिवार में एक व्यक्ति बीमार है तो उसके अन्य लोगों में और क्या समस्याएं हैं, और स्टिग्मा कितना है सोसाइटी में। इसमें हेड ऑफ फैमिली का इंटरव्यू, टीचर्स से इंटरव्यू, अगर आप नोट करेंगे सर्वे में, तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के इंटरव्यूज ऐड किए गए हैं पिछले सर्वे के मुताबिक। तो इससे जो डेटा जनरेट होगा उसमें हमें विकसित भारत के लिए विकसित टास्क फोर्स चाहिए, मेंटली स्ट्रांग टास्क फोर्स चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स का होना। सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, टास्क फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस तरह का हमारा साइज है, मतलब हम जिस तरह की पॉपुलेशन में हैं, शायद युद्ध स्तर पर काम करना होगा। मतलब ये ऐसी समस्या है जिसको आप ये समझ लीजिए कि अगर सरकार खुद कह रही है कि वो टीनेजर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है इस पूरे सर्वे में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ये हमारे भविष्य के बच्चे हैं। अगर इनकी मानसिक सेहत अगर अभी इसी उम्र में खराब होगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा। हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं वो डिजिटल दुनिया ने उठा भी दिए हैं। नेहा, ये जो डिजिटल एक कह सकते हैं, मतलब एक विलन बनाया गया है सोशल मीडिया, बाकी सब चीज़ों को, यहाँ पे मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो उन्होंने इस यंगस्टर को बहुत कम उम्र में संभावनाएं भी दे दी हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस डिजिटल मीडिया टूल का अगर सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अब ये क्या इस वजह से है कि हर आदमी अपनी लाइफ को एलिवेट करने के चक्कर में उम्र के हर पड़ाव का जो एक अहमियत होती है, या उस उम्र के पड़ाव में उसे क्या करना चाहिए, मतलब मसलन ना हम सभी जिस दौर में रहे हैं, हमारे दौर में हमारे माता पिता यही कहते थे कि अभी से पैसे के चक्कर में मत पड़ो, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, एक बार पैसे का खून लग गया तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो क्या ये वाला एक बहुत बड़ा है कि हर चीज़ बहुत उम्र से पहले हो रही है, आपका एक्सपोजर उम्र से पहले हो रहा है हर फ्रंट पे? मेंटल हेल्थ क्राइसिस आने के पीछे मीडिया का इतना
बोलते हैं बहुत ज़ोर से रुझान आया है। एकदम से वो एक वेव चला है कि हम सब डिजिटलाइज़ हो गए हैं और अब तो एक ऐसा हम बोलते हैं ना जेन ज़ी रूट आ गया है कि अरे तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो, वो अपने आप में एक प्रेशर है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो या वहाँ पे आप कुछ कर नहीं रहे हो। अरे मैं तो उससे ये करता हूँ, आप क्यों नहीं करते हो? तो वो एक अपने आप में ही एक बोलते हैं ना सर्कल बन गया है जो बहुत ज़ोर से प्रभावित कर रहा है। सोचिए उस उम्र की हम बात करें जहां आप खुद अपनी लाइफ के ट्रांजिशन के लिए रेडी नहीं हो। जब हम टीनेज की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा फेज है जहां आपको ये नहीं पता कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है, क्या वो सामाजिक रूप से सही है, क्या मेरे अंदर जो इमोशनल चेंजेस और भावनाएं आ रही हैं उसका सही गलत क्या है। उस फेज में जहां सोशल मीडिया पे हम चीजें देखते हैं, हमें बहुत ग्लिटरी लगती हैं, बहुत चमकदार लगती हैं और हम वहां बहते जाते हैं, वहां बड़ों की राय या हमें खुद के लिए थमना है, खुद के शरीर को, खुद के दिमाग को, खुद के करियर को एक मौका देना है, वो सब चला जाता है। और सिर्फ टीनेज ही क्यों, चाहे हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, हम ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, जो समय खुद को बैलेंस करने में इनर वर्क में जाना चाहिए, सेल्फ वर्क में जाना चाहिए, खुद को समझने में जाना चाहिए, वो वक्त हम बाहरी दुनिया की वाहवाही कलेक्ट करने में या हम ये बोलें कि हम तो इनके पार हैं, हमें तो सारी चीजें पता हैं, फिट होने के चक्कर में हम खुद को मानसिक स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरा, हमें लोगों की वाहवाही चाहिए, हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हम नेगेटिविटी सहना नहीं चाहते हैं। अगर हमें कोई ट्रोल कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे बाहर की परतें हमें इम्पैक्ट ही करेंगी। बिल्कुल। और शायद यही कहा भी जाता है कि खुद को समझिए। और एक इस दौर में क्या है ना कि सबका अपना सफ़र है। आपको ये देखना होगा कि कोई बहुत जल्दी किसी चीज़ को अचीव कर लेता है, कोई उससे अचीव करने में समय भी लेता है। एक बहुत कहीं मैंने एक किताब में पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन कि जहाँ पहुँच रहे हैं सब छलांग लगा के, वहाँ पहुँचेंगे हम भी, मगर धीरे धीरे। तो सबका अपना एक तरीका है, शायद उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर आकांक्षा, हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि आम तौर पे स्थितियां, मतलब एक मॉडर्न पेरेंटिंग भी बड़े सवालों के घेरे में है। क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं मॉडर्न पेरेंटिंग में या निगरानी में? जी हाँ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो तो एक जनरेशन पुराने हैं और उसके पुरानी जनरेशन में जाएंगे तो हमारे पास संयुक्त परिवार थे, टोकने के लिए चाचा ताऊ, माँ बाप की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा गलत कर रहा है तो चाचा ही समझा देता था, या आप अपनी कजन सिस्टर में या कजन्स के साथ बड़े होते थे, आपसी प्रॉब्लम शेयर करते थे। किसी को नीले रंग की शर्ट मिली, किसी को पीले की, अपन एडजस्ट करना जानते थे। अब ये सब चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। अब एकल परिवार, आजकल तो डिंक एक टर्म चला है, डबल इनकम नो किड्स तक भी बात आ गई है। कई कपल्स हैं जो बच्चे चाहते ही नहीं है क्योंकि बच्चे उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों माता पिता काम कर रहे हैं, आपका संयुक्त परिवार नहीं है, आप एकल परिवार में रह रहे हैं, परिवार आपका कहीं दूर बिलोंग करता है, आप किसी मेट्रो शहर में काम की वजह से रह रहे हैं, माता पिता 12-12 घंटा काम पे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में तरह तरीके के उनको नई नई उत्सुकता तो होती है इस उम्र में। आप भी इस उम्र से गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं। जो कोई चीज बता देता है वो चीज, और गलत सोर्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। और गलत सोर्स, जब तक माता पिता के पास अगर समय नहीं है, बात ही नहीं किया, इसलिए हम लोग ऐसे पेरेंट्स को जरूर बोलते हैं कि बच्चे के साथ भले ही आप कितने भी बिजी हो, आधा घंटे का समय आप सिर्फ फ्री एंडेड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछने, आप बस इतना पूछिए कि बेटा आज का दिन तुम्हारा कैसा था। और कहीं ना कहीं कई बार ये एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन आपको आने वाली चीज एक आपको अलर्ट या वार्निंग साइन पहले ही दे देती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और डॉक्टर समीर, हमें ये बताइए कि मेडिकेशन वाली नौबत कब आती है? मतलब ठीक है, बहुत स्तर पे काउंसलिंग और बाकी चीज़ों से काम चल जाता है, लेकिन मेडिकेशन वाला स्तर कब आता है? और जाहिर सी बात है कि एक जो और भी मैं अभाव देख रहा हूँ वो ये है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है या खेल कूद है, वो उसके प्रति जो रुझान धीरे धीरे कम हो रहा है, उसे भी एक वजह के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो जिस तरह से आज हमारी बच्चों की, एडोलेसेंट्स की जो ग्रोथ हो रही है और जिस तरह की जो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, एक ग्रोइंग ब्रेन को क्या चाहिए?
जैसे ग्रोइंग बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है, परवरिश चाहिए होती है, वैसे ही ब्रेन को भी कुछ समाज से जुड़ के फिजिकल टच, कांटेक्ट, प्ले, गेम्स और वो सब चीजें चाहिए, और जितना डिजिटल स्पेस से दूर रह पाए वो चाहिए। और हो बिल्कुल विपरीत रहा है, खासकर कोविड के बाद तो टीचिंग तक ऑनलाइन चली गई है। और आज की डेट में जैसे अब दिल्ली एनसीआर जूझ रहा है पोल्यूशन से, तो फिर से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो जो एक ब्रेन जो भी विकसित नहीं हुआ, उस पे बहुत तनाव आ रहा है, उस पे बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। और इन्हीं कारणों से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि कम उम्र में दवाइयों का यूसेज स्टार्ट हो गया है। खासकर जो सेरोटोनिन बेस्ड मेडिसिन हैं, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, मस्तिष्क के लिए, मन के लिए, विचारों के लिए और सहनशीलता बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन में बनता है। इनकी दवाइयों की का इस्तेमाल छोटी उम्र में से अब होना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति एडल्ट एज में आता है और अगर उसको इलाज नहीं मिलता, तो फिर कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते नशे का जिस तरह से सेवन हो रहा है, काफी फिगर्स ऐसे हैं कि लोग नशे में इसलिए नहीं है क्योंकि वो नशा करना चाहते हैं, बट इसलिए है क्योंकि वो तनाव से जूझ नहीं पा रहे। निकोटीन का कंजम्पशन इंडिया में आज नंबर 1 है। और अभी जो इस मेंटल हेल्थ सर्वे, इसमें जो डेटा आएगा, आप उसमें मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर लोग उसको तनाव मुक्त रहने के लिए निकोटीन यूज कर रहे हैं। तो दवा यूज हो ना हो, नशा तो यूज हो ही रहा है। तो फिगर्स बहुत बिल्कुल। बदलेंगे, आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल। और वाकई ये डेटा बहुत मायने रखता है और इस डेटा के आउटकम पे भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन सलाह यही है, और जो पूरे इस चर्चा का निचोड़ था वो यही है कि मन का ख्याल ज़रा रखिए, मन से बातें कीजिए, और जीवन में कई बार स्लो होना भी बहुत ज़रूरी है, ठहरना बहुत आवश्यक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तमाम एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमेजिंग इंसाइट्स। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको भी पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।